हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल इम्परफेक्ट टेल्स। और आज बहुत ही टाइम बाद हम लोग रूबरू हो रहे हैं, और होते भी कैसे नहीं, बात ही कुछ ऐसी थी। तो जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं हर ब्लॉगर के एक ड्रीम कैमरा की, सोनी ZV E10 की। तो फाइनली अब ये कैमरा भी हमारे कलेक्शन में ऐड हो चुका है, और इंटरनेट पे आपको इसकी काफी सारी रिव्यू वीडियोस मिलेंगी, बट हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कुछ अलग अंदाज से और एक फिल्म मेकर के नजरिए से। सोनी का A7 III एक फुल फ्रेम प्रोफेशनल कैमरा होने के बावजूद भी मुझे इस कैमरा में इन्वेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ गई, तो इस सवाल के जवाब से पहले हम जान लेते हैं इस ड्रीमी कैमरा के ड्रीमी फीचर्स के बारे में। सिर्फ 60,000 का ये कैमरा सीधे सीधे टक्कर देता है सोनी के अल्फा 6600 को, जिसकी प्राइस है 1,60,000 रुपए विद किट लेंस। तो हाफ से भी कम प्राइस में आपको ZV E10 में मिलती है A6600 की सारी बेसिक कैपेबिलिटीज, जैसे कि एग्जैक्ट सेम सेंसर एंड शूटिंग कैपेबिलिटीज अप टू 4K 30 FPS एंड इन फुल HD टिल 120 FPS। और यार सबसे बड़ी चीज, लॉग। इस प्राइस पॉइंट पे लॉग मिलना तो हर सिनेमेटोग्राफर का एक सपना होता है। तो जिसको भी व्लॉगिंग का एक्सपीरियंस है, आपको पता ही होगा इंडिया में व्लॉगिंग करना जैसे मोहल्ले की आंटियों की 10 नजरें रहती हैं, बिल्कुल CCTV कैमरा की तरह। तो ऐसे में इस कैमरे की कॉम्पैक्टनेस आपको जरूर हेल्प करेगी उन 10 CCTV कैमरा से बचने के लिए। और इसी लाइट वेट में मिलती है आपको फुली आर्टिकुलेटेड 360 डिग्री स्क्रीन। और इस कैमरे का जो वन ऑफ द बेस्ट फीचर मुझे लगा, आपको यहाँ पे बेसिकली 3 रिकॉर्डिंग लाइट्स मिलती हैं। सबसे पहले आपको ये कैमरे के फ्रंट पे ही एक फ्लैश लाइट मिलेगी, जिसमें जब रेड इंडिकेट होगा आपको पता चल जाएगा आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। उसके बाद आपको कैमरे की स्क्रीन पे दिखेगा पूरा रेड बॉक्स, जिससे कि आप मिस नहीं कर पाओगे कि आप शॉट ले रहे हो या नहीं। देन इसकी एक बेस्ट चीज ये भी है कि इस कैमरे में डेडिकेटेड एक रिकॉर्डिंग बटन दे रखा है, जिसकी पोजीशन बहुत ही अच्छी है। पहले जो कैमराज आते थे उसमें साइड में होता था बहुत छोटा सा बटन, उसके बाद जो मेरा A7 III है उसमें भी यहाँ पे है। मुझे लगता है हर सिनेमेटोग्राफर के साथ हुआ है, स्पेशली रन एंड गन शूट में जो मेरा स्टाइल रहता है, उसमें हम बहुत जल्दी जल्दी शॉट्स लेते हैं और उसी बीच में हम बटन तो प्रेस करते हैं, बट वो एग्जैक्टली प्रेस होता नहीं है, और उस जल्दी में ही हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉट मिस कर देते हैं, जो बाद में एडिट पे देख के बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तो अगर आप एक ब्लॉगर हैं, और स्पेशली आप अगर बहुत आउटडोर्स में शूट करते हैं, क्राउडेड एरिया में शूट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी साउंड की प्रॉब्लम जरूर फेस करी होगी। चाहे हम अपने स्मार्टफोन से ब्लॉग करें या फिर एक बेसिक कैमरा से या फिर कोई एक्शन कैमरा से, उसमें साउंड की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। उसका ऑल्टरनेटिव होता है कि आप एक्सटर्नल माइक लगा सकते हो, बट इसका एक और बहुत ही बेहतरीन फीचर जो मुझे लगता है वो है इसका इनबिल्ट माइक। इस तरीके का मैंने इनबिल्ट माइक बेसिकली नहीं देखा है किसी मिररलेस कैमरा में, और इसका पर्पस ही ये है कि आपको एक एक्सटर्नल गन माइक इसमें नहीं लगाना पड़े, वो पूरा हेफ्टी सेटअप से आप बच सकें। और इसको मैंने यूज भी कर रखा है, जिसका रिजल्ट अभी थोड़ी देर बाद हम देखने ही वाले हैं। तो इसकी इंटरनल कैमरा की साउंड ही काफ़ी यूजेबल है, अगर आप थोड़ा सा ट्वीक कर देते हैं तो बहुत ही सही आवाज़ आती है। बट आउटडोर सिचुएशंस में जब आपको विंड काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो उससे बचने के लिए इस कैमरे के साथ एक डेड कैट भी आता है साथ में। तो इस तरीके का एक डेड कैट इसके साथ आता है, जिसको आप इसके शू माउंट में लगा सकते हैं इजीली। अब आउटडोर में जितनी भी तेज हवा चल रही हो, उस सबको ये रिड्यूस कर देगा आपका डेड कैट। इस वक्त मैं जो शूट कर रहा हूँ स्मार्टफोन से कर रहा हूँ, ऑडियो बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं अभी हम। अब मैं स्विच करूंगा सोनी ZV E10 पे। तो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं सोनी ZV E10 का माइक्रोफोन, और ये इनबिल्ट माइक्रोफोन की क्वालिटी है। इससे पहले मैंने आपको स्मार्टफोन का दिखाया। इसका नेक्स्ट बेस्ट फीचर है जो मुझे लगा, वो है एक्टिव स्टेबलाइजेशन। बेसिकली जब आपके पास अगर गिम्बल नहीं है, आप हैंड हैंडल शूट कर रहे हैं, आपको बी रोल्स लेना है, उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा था तो मैं खुद भी अमेज हो गया था कि यार इनबिल्ट आप इतना स्टेबल शॉट्स ले सकते हो, स्पेशली जब आप हाई स्पीड में लेते हो तो वो जिटर्स होते हैं, बेसिक वो थोड़े थोड़े जर्क्स होते हैं, वो भी हट सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि आप इसको लेके दौड़ सकते हो गिम्बल की तरह, बट आपके बी रोल्स बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही क्लियर निकलेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा साइड ये भी है कि अगर आप एक व्लॉगर हैं तो वो आपके लिए आई डोंट थिंक यूजफुल रहेगा, बिकॉज एक व्लॉगर अपने आर्म तक की डिस्टेंस पे उसे रख सकता है कैमरे को, अगर हम लॉजिकली बात करें। इसका एक्टिव स्टेबलाइजेशन मोड जो है वो 40% जो है आपके फ्रेम को क्रॉप कर देता है, तो काइंड ऑफ बहुत यूजलेस हो जाता है अनलेस आपके पास एक वाइड एंगल लेंस है, बट इसके किट लेंस के साथ तो वो बिल्कुल यूजेबल नहीं है फॉर व्लॉगिंग। तो अगर आप एक सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, आपको वर्टिकल वीडियोस भी बनानी होती है और आपको लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी बनानी होती है, उस वक्त आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज आप स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा इससे वर्टिकल वीडियो शूट कर सकते हैं, एंड देन ये उसी फॉर्मेट में आपको वर्टिकल फॉर्मेट में ही उसका एक्सपोर्ट निकालेगा। इसका नेक्स्ट जो मुझे अच्छा फीचर लगा वो है बैकग्राउंड डिफोकस।
आप देख सकते हैं अगर, तो यहाँ स्पेसिफिक एक बटन आता है जिसको प्रेस करके आप बैकग्राउंड को आउट ऑफ फोकस कर सकते हैं। और बेसिकली ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो बहुत ही मैनुअल पे नहीं शूट करते हैं, टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना चाहते हैं, बट उन्हें वो बटरी बैकग्राउंड ब्लर चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं उसमें डिजिटल इफेक्ट भी डाल के और जितना भी उसका मिनिमम अपर्चर हो सकता है वो रख के आपको एक ब्लर बैकग्राउंड देगा, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं सिनेमैटिक फील भी मिलेगी। नेक्स्ट जो इसका फीचर मुझे सबसे बेस्ट लगा वो है शोकेस मोड। हालांकि मेरे यूज में वो इतना नहीं आता है, बट जो भी एक टेक रिव्यूअर है या फिर प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं उनके लिए वो बहुत बेस्ट फीचर है। मोस्टली कैमराज में क्या होता है, मैं सोनी A7 III में भी शूट कर रहा हूँ, उसमें आई फोकस वो करता है या फिर फेस फोकस वो करता है। उस टाइम पे प्रॉब्लम ये होती है जब भी आपके पास प्रोडक्ट कोई होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट मुझे शोकेस अगर करना है, मैं इसको दिखाऊंगा इस वक्त, आप लाइव एग्जाम्पल भी देख पा रहे होंगे, अभी भी मेरे फेस पे ही फोकस करेगा। तो उसके लिए मुझे इस तरीके से हाथ रखना पड़ता है। अभी देखते होंगे इन्फ्लुएंसर्स को इस तरीके से हाथ रख के प्रोडक्ट दिखाते हैं, बट इसमें एक फीचर आता है, ऐसा एक सेटिंग होती है, उसको आप प्रेस करेंगे, इनेबल करेंगे, तो जैसे ही आप प्रोडक्ट सामने लेके आएंगे वो प्रोडक्ट पे ऑटोमेटिकली फोकस करेगा रादर देन आपके फेस पे। तो जिन भी लोगों का ये पर्पस रहता है उनके लिए ये डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये छोटा सा कैमरा बहुत ही ज्यादा फीचर से भरा हुआ है। तो इसका एक और नेक्स्ट फीचर जो है वो है स्किन सॉफ्टनर। अब बेसिकली इसमें 3 लेवल्स आते हैं। ये आपकी स्किन को, आपके जो पोर्स होते हैं उनको सॉफ्ट करता है, बट अब सबकी पर्सनल प्रेफरेंस रह सकती है, एक ऑप्शन है तो ठीक है, बट मुझे वो काइंड ऑफ उसमें रियलिस्टिक लुक जो है वो खत्म हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा गिमिकी फील होने लगता है। तो उसके साथ मुझे ये पर्सनली प्रॉब्लम लगी, तो इस फीचर को आई डोंट नो इसको मैं प्रो में काउंट करूंगा नहीं करूंगा, बट फीचर्स अगर एक्स्ट्रा है तो इट्स ऑलवेज गुड। इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो है बेटर स्ट्रीमिंग। बेसिकली आप जैसे ही इसको C टाइप इसमें पोर्ट है, आप इसको प्लग इन करोगे किसी भी लैपटॉप से, PC से, ये डायरेक्टली एज अ वेबकैम यूज़ आप इसको कर सकते हो। आपको कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, किसी भी तरीके की सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। तो ये कन्वीनियंट ऑप्शन बन जाता है स्ट्रीमर्स के लिए। तो यार अब इतने पैसों में और हमें क्या ही चाहिए होगा, बट सोनी ने कोई हमें पैसे तो दिए नहीं है, तो मैं बिना किसी भी चीज़ को छुपाए इसके जिस तरीके से मैंने आपको प्रोज बताए, इसके कौन सी बताऊंगा, जिससे कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और रिव्यू वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े और आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो पहले अगर इसके नेगेटिव की बात करें, सबसे ज़्यादा चीज़ जो इसमें आपको खलने वाली है वो है इसकी बैटरी लाइफ। इसके साथ जो बेसिकली बैटरीज आती हैं, ये जो सोनी A7S II में लगती थी NP-FW50, ये बैटरीज आती हैं और ये ज़्यादा लास्ट लॉन्ग नहीं करती हैं, बट इस चीज़ को आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। मतलब हर चीज़ का एक ऑल्टरनेटिव होता है और एज अ फिल्म मेकर जब आप अपना सेटअप क्रिएट करते हो, बनाते हो, तो उसके जितने भी नेगेटिव से आप उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो किसी ना किसी और रिसोर्सेज के थ्रू। तो इसीलिए मैंने भी एक बैटरी पैक में इन्वेस्ट करा। ये बेसिकली सिम्पेक्स कंपनीज की बैटरीज हैं। तो इसमें इस तरीके से 2 बैटरीज आती हैं, एक चार्जर आता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी उस बैटरी लाइफ की प्रॉब्लम को भी सॉर्ट कर देती है और आपको एक पूरे दिन के लिए एक बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर पाती है आराम से। दूसरी चीज़ ये भी है कि इस कैमरे को जब आप खरीदते हो तो इसके साथ कोई एक डेडिकेटेड चार्जर नहीं आता है, एक एडेप्टर आता है जिसको आपको डायरेक्टली कैमरा में लगा के बैटरी चार्ज करनी होगी और उस एडेप्टर के साथ बेसिकली आप चार्ज तो कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि आप शूट के बाद हैसल फ्री रहना चाहते हो, और कैमरा आपने बैग में रख लिया और अभी आपको बस बैटरी लगा के छोड़नी है, कैमरे का कहीं गिरने वगैरह का टेंशन नहीं है, बिकॉज वो स्ट्रेस हमें हमेशा कहीं ना कहीं रहता है। तो ये एक प्रॉपर चार्जर आपकी उस तरीके की प्रॉब्लम भी सॉर्ट कर देता है। तो ये मैंने ऑफलाइन परचेस करा था और ये मुझे पड़ा था बस 2000 रुपए का। तो इसका दूसरा जो मेजर नेगेटिव मुझे लगा, अब आई डोंट नो उसको कैसे एक्सप्लेन करा जाए, मेजर या फिर आई डोंट नो व्हाट, तो वो है इसका लैक ऑफ IBIS, इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन। तो बेसिकली इसके सेंसर में IBIS नहीं है, ये ऑप्टिकल स्टेबल नहीं करता है उसको। डिजिटली एक हमारे पास मोड होता है एक्टिव स्टेबलाइजेशन, जिसको हम यूज़ करके फुटेज को थोड़ा स्मूथ और स्टेबल निकाल सकते हैं। प्लस इसके साथ जो हम लेंसेज यूज़ करते हैं, अगर वो ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन उसमें सिस्टम है जिसको सोनी OSS भी बोलता है, तो उसके थ्रू भी आप एक स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन इसमें अचीव कर सकते हैं। बट यहीं अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो वीडियो में चाहे OIS हो या ना हो, फॉर एग्जाम्पल जो मेरा सोनी A7 III कैमरा है, इससे मैं कोई फॉलो शॉट या फिर एक प्रॉपर गिम्बल का ऑल्टरनेटिव नहीं निकाल सकता। उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि यार जब आप बी रोल्स ले रहे हो तो उस टाइम पे बेसिक आपको स्टेबिलिटी मिलेगी जो इसमें एक्टिव मोड में आपको मिल सकती है, उससे भी ज़्यादा बेटर मिल सकती है इनफैक्ट। तो आई डोंट नो इस चीज़ को मैं एज अ वीडियोग्राफर ड्रॉबैक मानूं या नहीं मानूं। और फिर अगर कंपेरिजन करें जो इसके अपर बॉडीज जो 6500 या फिर 6600 उसमें आता है, तो यार उसकी प्राइस भी जस्ट इससे 3 गुना ज़्यादा हो जाती है।
तो ये आप अपनी तरीके से ले सकते हैं, मुझे जो लगता है मैंने आपके साथ शेयर करा। तीसरा जो इसका ड्रॉबैक है, जो फोटोग्राफर्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, वो है लैक ऑफ व्यू फाइंडर। फोटोग्राफी में व्यू फाइंडर की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सनलाइट में आपके लिए बहुत यूज़फुल रहता है अपने सब्जेक्ट को क्लियरली देख पाना। बट अगर मैं बात करूं वहीं फिल्म मेकिंग की या एज अ फिल्म मेकर पर्सपेक्टिव, तो ज़्यादातर अभी तक भी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 7-8 सालों से जो भी मैं शूट कर रहा हूँ, मैं मेन स्क्रीन में ही देखता हूँ। बिकॉज वीडियोस में एक तो पहली बात वो पॉसिबल नहीं होता कि आप यहाँ से व्यू फाइंडर से देख के वीडियो शूट करो, और दूसरा आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव चाहिए होता है, चाहे आपने गिम्बल पे माउंट करा हो, चाहे आपने ट्राइपॉड पे माउंट करा हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं नेगेट हो ही जाती है। ऑफ कोर्स कई बार ऐसी कंडीशंस आती हैं कि आपको प्रीव्यू देखना है या फिर शॉट को चेक करना है, तो आप व्यू फाइंडर में धूप में कर सकते हो इजीली, बट इतना भी बड़ा वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक थोड़ी शेडो वाले एरिया में जाके या फिर बेसिक ये जो अपने टेक्निक होते हैं हाथ लगा के अपने शॉट को देख सकते हो। और ड्रॉबैक्स बताने के बाद जो मैं इसका ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ, उसके पीछे मेरा ये पर्पस नहीं कि मैं इस कैमरा को बेस्ट बता रहा हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप थोड़े बहुत आपको एक परफेक्ट कैमरा नहीं मिलेगा इतने में, तो आप थोड़े बहुत नेगेटिव से मत डरिए, उसके लिए आप और सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। और जो मेरे एक्सपीरियंसेस में मैंने फील करी हैं चीज़ें, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आपको और क्लैरिटी मिले और आप कॉन्फिडेंस से इस कैमरा को ले पाओ। तो इसका एक और जो मुझे ड्रॉबैक लगता है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड इसकी वेदर सीलिंग। तो अब यार अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, मतलब इस प्राइस पॉइंट पे आप बहुत ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और ये इतना भी चीप फील नहीं होता है, अच्छा खासा इसमें वेट है, हेफ्टी फील होता है। तो इसकी बॉडी वेदर सील नहीं है और इसकी बॉडी उतनी ड्यूरेबल नहीं है, बेसिकली वो मटेरियल इसमें हाई ग्रेड नहीं यूज़ हुआ है। बट अगर मैं आपको यहाँ पे ऑनेस्टली बताऊँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, पिछले 8 साल में जो मेरा मेन कैमरा है उसमें वेदर सीलिंग भी है, उसकी बॉडी भी टॉप नॉच है, बट मैंने उसे बारिश में अंडर वाटर तो यूज़ करा नहीं है। प्रैक्टिकली अगर आप बात करें, हम बहुत सारी फॉरेन क्रिएटर्स की वीडियोस देखते हैं कि जिसमें वो स्नोफॉल में और बारिश में शूट करते हैं, बट आई एम श्योर कि यार जिस स्टेज में और जैसे हम इस कैमरे को लेने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं, हम वो चीज़ नहीं करेंगे इसके साथ। बट यार सारी बात तो इस सोनी ZV E10 के प्राइस पॉइंट पर आके ख़त्म हो जाती है। उसके बाद कोई डिबेट और डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं रह जाता, क्योंकि इसमें जितने फीचर्स हैं वो आपको कहीं से भी आपको कम नहीं लगेंगे। इनफैक्ट मुझे इसको यूज़ करते करते ऐसा फील होता है कि मैं सोनी A7 III ही यूज़ कर रहा हूँ। और एक और बहुत बड़ा जो प्लस पॉइंट है मैं बताना भूल गया था, वो था कि इसका जो माउंट है ई माउंट, उसके साथ आप अपने फुल फ्रेम लेंसेज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ट्राई करने की कोशिश करी, और बहुत ही आपको एक अच्छा रिजल्ट वो देते हैं, और आपको अलग से बहुत सारे लेंसेज में इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब सारे प्रोज एंड कॉन्स इस कैमरा के डिस्कस करने के बाद अब फाइनली टाइम है ये डिस्कस करने का कि एक फुल फ्लेजेड सोनी का मेरे पास फुल फ्रेम कैमरा होते हुए भी क्या जैसी जरूरत पड़ी कि 2 साल बाद मुझे इस कैमरा में इन्वेस्ट करना पड़ा। तो एज इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर एंड ब्लॉगर मुझे काफ़ी बार अपनी फिल्म्स के लिए, अपनी स्टोरीज के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, और उसी ट्रैवल में कई बार बहुत मॉडरेट ट्रैवल भी होते हैं जिसमें आप एक नॉर्मल फैसिलिटी ले सकते हो, और कई बार बहुत एक्सट्रीम ट्रैवल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रैक हो गया, जैसे कि एक वैली ऑफ फ्लावर में हमने रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री शूट करी थी। तो उन टेरेन्स में प्रॉब्लम ये है कि ये जो मेरा सेटअप है अभी, इसके 4 लेंसेज हैं, इसका बैटरी है, ग्रिप है, कैमरा है, प्रॉपर सब कुछ है, वो पूरा बैग मिला के वो, और उस सेटअप को कैरी करना, उसके साथ ट्रैकिंग करना, उसके साथ कुछ भी एडवेंचर करना, बहुत ज़्यादा इस कैमरे को रिस्क में डालना हो जाता है। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट अपने 6-7 लाख रुपए रिस्क पे लेके हमेशा चलूंगा, जो कि मैं तो नहीं कर सकता और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा, उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को मैंने सॉर्ट करने के लिए ऑलमोस्ट 3 साल पहले भी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करी थी, Fujifilm X-T100। वो कैमरा था मेरे पास। अब उसके साथ बहुत ही मेजर ड्रॉबैक्स थे उस टाइम पे, क्योंकि वो सिर्फ 30,000 का पड़ रहा था और बहुत ही बेसिक लेवल का कैमरा था। तो उस कैमरा के जो ड्रॉबैक्स थे मैंने काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करे, जानते हुए भी कि मुझे पता था कि वो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं निकालेगा। बट मैं थोड़ा सा होपफुल था कि अगर प्राइम लेंस हम यूज़ करते हैं, अगर ND फिल्टर्स यूज़ करते हैं, क्या पता वो निकाल पाए। बट ओवर द टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कुछ उसे ट्रैवलॉग शूट करे। फॉर एग्जांपल हमने एक कोलकाता में एक ट्रैवलॉग शूट करा था, अनवाइंडिंग फेथ इन कोलकाता, और भी 2-3 उससे मैंने वीडियो शूट करे थे। बट सब कुछ यूज़ करने के बाद भी
उसकी जो क्वालिटी लेवल था इससे बहुत ज़्यादा दूर था। देन ओवर द टाइम रियलाइज़ हुआ कि यार इससे हम एक स्टैंडर्ड जो क्वालिटी है वो डिलीवर नहीं कर सकते अपने चैनल पे, और मुझे बहुत ज़्यादा उसकी वजह से शॉर्टकमिंग फील भी हो रही थी। इनफैक्ट जो मेरी लास्ट डॉक्यूमेंट्री मैंने आपको बताया था वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रैक के टाइम पे, जो कि एक बहुत ही हार्ड ट्रैक है, उस टाइम पे मैं फूजी फिल्म का अपना वो कैमरा ले गया था और वो यार हाई एल्टीट्यूड पे जाके उसने काम करना ही बंद कर दिया। मतलब लिटरली उसका रिकॉर्ड बटन भी प्रेस नहीं हो रहा था, उसका शटर बटन प्रेस नहीं हो रहा था। और वहाँ पे जाके इतना डिसअपॉइंटिंग फील हुआ कि आप एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद लास्ट मोमेंट पे जब जाके आपके साथ ऐसा कुछ होता है। देन उस कैमरे में एक बेसिक सा जो फीचर था जो इसमें मुझे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लगता है, और मुझे लगता है वो हर एक वीडियो कैमरे में, अगर आप हाइब्रिड बोल रहे हो तो देना ही चाहिए यार, अदरवाइज वो वीडियो कैमरा बनाओ ही मत। उसमें हेडफोन जैक तक नहीं था, तो आप बेसिकली ऑडियो मॉनिटर ही नहीं कर सकते थे। तो जो भी हम रिकॉर्ड करके लाए थे सिर्फ अंदाजे पे, और जब हमने आके एडिटिंग टेबल पे देखी तो सारी ऑडियो करप्ट हो चुकी। तो फाइनली यार इतना सब कुछ झेलने के बाद एज अ फिल्म मेकर, एज अ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, जब आप किसी प्रोजेक्ट में इतना कुछ इन्वेस्ट करते हो और उसके बाद भी चीज़ें ब्लंडर हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग रहती हैं। तो वो डिमोटिवेशन हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे इससे आगे। यही सारे रीज़न थे जो कि मैं एक अच्छे डिसेंट कैमरा के तलाश में था, जो कि एक डिसेंट प्राइस रेंज पे मुझे मिल जाए। तो फाइनली अगर आपका काम पर्पस मेरे जैसा है, जिसको डॉक्यूमेंट्रीज शूट करनी होती है, म्यूज़िक वीडियो शूट करनी होती है, व्लॉग शूट करने होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो शूट करनी होती है, वो इस कैमरा में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकता है। एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ सोने पे सुहागा कि ये कैमरा सिर्फ मुझे 28,000 रुपये का पड़ा है। और वो कैसे पड़ा है ये देखने के लिए आप हमारा ब्लॉग चेकआउट करिए हमारे दूसरे चैनल पे, जिसका नाम है पोलराइड कनेक्शन। तो आई होप इस कैमरा से रिलेटेड तो आपकी सारी क्वेरीज खत्म हो गई होंगी और आप एक क्लियर माइंड बना पाए होंगे कि इस कैमरा में इन्वेस्ट करा जाए या नहीं। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उन्हें ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं और मैं उनका ज़रूर आंसर करूंगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं रैप और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में या मे बी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।